सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहरूख शरियार और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम न्यूज़ पंच। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमीर तरीन तबके की टैक्स चोरी का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अब चेयरमैन FBR की जानिब से जो इंकशाफ किया गया है वो बड़ा सनसनीखेज है। वो ये कह रहे हैं कि 5% अमीर अफराद सालाना 1600 अरब रुपए का टैक्स चोरी कर रहे हैं, जबकि FBR को बाज़ाब्ता तौर पर फौजदारी के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, जिससे अब टैक्स फ्रॉड पर कानूनी कार्रवाई तेज़ हो सकेगी। इस इकदाम के तहत CEO, इसके साथ साथ CFOs और बोर्ड मेंबरान भी अब गिरफ्तारी की जद में आ सकते हैं। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी में इन गिरफ्तारियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कमेटी ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के बजाय निज़ाम की इस्लाह और शफाफियत पर जोर दे दिया है। अब यह पेशरफ्त पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की शफाफियत, एहतसाब और तबक़ाती अदल की जानिब अहम कदम तो करार दी जा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है और ये मामला कहाँ जा सकता है, क्या रुख इख्तियार कर सकता है? बात करेंगे। ज़िशान मर्चेंट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। इसके साथ साथ एहतशामुल हक साहब हमारे सीनियर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो इकदाम लिए गए हैं, ये जो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है कि इन इकदाम के बाद इस मामले में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकेगी और जिनको पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ कोई वाकई कानूनी कार्रवाई होगी? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे शो में मदद किया। मैंने भी ये हेडलाइन पढ़ी, बड़ी सनसनी है कि जो है बड़ा सारा टैक्स चोरी हो रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि टैक्स चोरी कैसे हो रहा है, exactly. उसकी वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है, कभी हमने वो जानने की कोशिश की है या नहीं की है? ये इशू है। इशू ये नहीं है कि टैक्स चोरी हो रहा है, टैक्स तो हमेशा से चोरी होता है। हम ये भी खबरें सुनते हैं कि FBR में करप्शन होती रहती है और उसके नंबर्स भी कहीं इतने ही जाके मिलेंगे कि जो करप्शन हो रही है। तो इसका मकसद ये है कि ये 2 वे स्ट्रीट है, ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है। सबसे पहले तो ये चेयरमैन साहब ने जब जैसे ये फरमाया कि चोरी हो रही है, तो वो हम जब कहते हैं ना कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने घर में देखना चाहिए कि अपने घर में क्या हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि ये चोरी क्यों हो रही है, अगर हो रही है। ये यकीनन कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है कि जो टैक्स को कम डिक्लेयर करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स फ्रॉड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रही है। हमारे मुल्क में क्या टैक्स रेट्स जो हैं वो तनासब के हिसाब से सही है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। मैं पहले भी आप ही लोगों के प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि टैक्स रेट इतना ज़्यादा है कि जो है जनाब टैक्स की चोरी हो सकती है। इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप बिजनेस पे जो अगर सालाना 1 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट करता है, उसके ऊपर इस वक्त 50% का टैक्स है। तो 50% का टैक्स कम नहीं होता जनाब। आप 100 रुपए कमाए और आप 50 टैक्स है, बिल्कुल जी, आधा टैक्स दे दें, तो ये फेयर नहीं है। दिस नॉट अ फेयर सिस्टम। हमने सैलरी टैक्सेशन के ऊपर बजट से पहले सुनते रहे कि रिलीफ मिलेगा। 94,000 रुपए या 1 लाख रुपए का सालाना रिलीफ मिला है, जो हाईएस्ट टैक्स पेड वाले सेक्टर है। तो ये कोई रिलीफ नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि जब हम इस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मैं इनको कहता हूँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा इनकी रूट कॉज क्या है और क्या FBR की इन्फोर्समेंट ठीक है। अगर ये स्मगलिंग या चोरी हो रही है तो ये कोई चोरी के ऊपर कवरेज है ना, या कोई चोरी को पकड़ नहीं पा रहा है, तभी तो चोरी हो रही है। तो इसका मतलब है घर में सब कुछ ऑर्डर में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इसको रोकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हालात क्यों हैं? एक तरफ उन्होंने ये कहा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा 95% लोग पाकिस्तान में टैक्स पे करने की इस्तात रखते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 240 मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो उसमें से अब इफेक्टिवली उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है टैक्स देने की इस्तात रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1 करोड़ 20 लाख में से कितने लोग इस वक्त टैक्स पेयर्स हैं? 60 लाख हैं टैक्स पेयर्स, उन्होंने खुद ही फरमाया। लेकिन इस 60 लाख में से कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ये एनालिसिस नहीं होता। कितने लोग सालाना टैक्स के सिस्टम में आ रहे हैं, उनसे कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम कई दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन FBR से मांग चुके हैं, लेकिन FBR वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो सब चीज़ अच्छी नहीं है। FBR के एंड पे भी दोनों तरफ पे गलतियां या दोनों तरफ पे खराबियां मौजूद हैं। उन दोनों चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जो है टैक्स पेयर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और अपने आप को कहें कि हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे भी FBR में भी
करेक्शंस की, एफबीआर में भी इन्फोर्समेंट की, एफबीआर में भी चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही रहेगा। एहतशाम साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि टैक्स के ऊपर इस्लाहात, फिर उनके ऊपर गुफ्तगू, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जो पेनल्टी थी एक जानिब 10 लाख से वो कम करके कहा जा रहा है कि 5 लाख कर दें, जो सज़ाएं थी वो कहा जा रहा है कि भाई 10 लाख बहुत 10 साल की सज़ा बहुत होती है, तो उसको भी अब वो कह रहे हैं कि 2 साल की सज़ा पे कर दिया जाए। एक जानिब ये रुख इख्तियार कर रहा है सूरत हाल पूरा ये मामला, और एक जानिब हम देख रहे हैं कि सज़ाओं में पेनल्टी में कमी हो रही है, तो आगे वालों को तो वैसे ही छूट नज़र आ रही है, उनको तो कोई मसला ही नहीं होगा फिर। देखिए मारूक, बुनियादी तौर पर सवाल तो जो इस वक्त सारे क्वार्टर्स में ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर में पूछा जा रहा है, एक अरसे से पूछा जा रहा है। अब ये एफबीआर चेयरमैन की तरफ से ये इंकशाफ या एक सेनेट की कमेटी में उन्होंने ये सारी बातें की हैं, लेकिन ना खाली ये कह देना कि जी 1200 अरब की टैक्स चोरी होती है, अमीर तबके देते नहीं हैं, कम जो तनख्वाहदार हैं उन पर बोझ पड़ता है, ये कोई ख़बर तो नहीं है। मतलब है कि अगर अमीर लोग तनख्वाह अपना क्या कहते हैं अपना टैक्स चोरी करते हैं, बकौल IMF के हर साल 17.2 बिलियन 17.2 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में वो कहते हैं टैक्स की चोरी होती है, या टैक्स की चोरी कह लें या कहें कि जी 62 लोगों को और जिसको कहते हैं अपने बड़े बड़े तबक़ात हैं हमारे अशराफिया, उनको टैक्स की छूट दी जाती है। तो सवाल तो ये ना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कंसीड कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि जी सब कुछ हो रहा है, तो मारूक ये ज़िशान तो नहीं आके करेंगे या मैं तो नहीं करूँगा, ज़्यादा ये जो टैक्स को समझने वाले लोग हैं बता सकते हैं ना कि लूप होल्स कहाँ हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो असल मसला ये है कि लोगों ने, रियासत ने, हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हम इनसे टैक्स नहीं वसूल कर सकते, हम चोरी को नहीं रोक सकते। नतीजतन जो लोग टैक्स देने वाले हैं, जो दे रहे हैं, उन्हीं को अल्टीमेटली हम स्क्वीज़ करते चले जाएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। लेकिन ना ओवरऑल 6 ट्रिलियन 2022-23 का फिगर बता रहा है कि क्लोज टू 6 ट्रिलियन 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ की सालाना टैक्स की चोरी हो रही है। अभी ज़िशान बता रहे थे स्मगलिंग में हो रहा है, एक्सपोर्ट के हवाले से चोरी हो रही है, फिर उसके बाद आप देख लें पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हो रही है, रियल स्टेट में हो रही है। तो सबको पता है, एफबीआर को पता है कहाँ चोरी हो रही है। असल मसला है ये कनाइमेंस है। ये महकमे के लोग खुद रास्ता बताते हैं कि आपने टैक्स कैसे चोरी करना है, टैक्स कैसे बचाना है, हमारा कितना हिस्सा होना है। तो अब सवाल तो ये है कि आप इस साल का चोरी करने वाले खुद को सजाएं कैसे दे सकते हैं, फिर बात तो ये भी हो गई ना। ज़िशान साहब, अब 6 ट्रिलियन का टैक्स है जो चोरी हो रहा है, उसका आधा भी अगर हम अपने पास रख लें तो बहुत हद तक हम IMF के पास जाने से भी रुक सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या समझ रहे हैं किस तरह से इसका अहाता करेंगे? देखिए बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जितना आप टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी होगी, जितना टैक्स रेट को कम करेंगे उतनी टैक्स की चोरी रुक सकती है और कम हो सकती है। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न ये है कि बहुत सारी जब आपके टैक्स रेट्स बढ़े होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो स्मगलिंग जो है वो वायबल हो जाती है, और वही चीज़ जो ऑफिशियली आनी चाहिए वो ऑफिशियली नहीं आती है और वो स्मगल होके आती है, और उससे टैक्स का नुकसान होता है, कस्टम ड्यूटी का नुकसान होता है। और अगर यही टैक्स रेट्स को आप सही कर दें, कम कर दें, तो आपको वो फायदा टैक्स की सूरत में ही मिलता है, और क्योंकि वो चीज़ें ऑफिशियली पर आना शुरू हो जाती हैं। मसला ये है कि हम एक तरफ जो है वो हमारा टैक्स का हदफ या अहदाफ जो है वो हर साल बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे अभी 18% हमने अगले साल के लिए बढ़ाया, यकीनन वो इन्फ्लेशन और जो है प्राइस इन्फ्लेशन से वो कुछ ना कुछ रिकवर हो जाएगा। हमने बहुत सारे टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं, 11% की जगह 15% कर दिया सर्विसेज पे टैक्स। तो इसका मतलब है कि ये तो सिर्फ नंबर का गेम है कि टैक्स की परसेंटेज को बढ़ा दो तो टैक्स ज्यादा आ जाएगा। चलिए निशान, एक चीज बताइएगा निशान, मुझे एक चीज बताइएगा, आप हमेशा इस पे बड़ा काम करते रहे। अभी देखें हुकूमत ने तो हाथ उठा लिए हैं कि रिटेलर पे, होल सेलर पे आप टैक्स नहीं ले सकते। वो इशफाक तौला साहब कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए कामयाब हो गया था कि मैं फिक्स टैक्स मैन से वसूल कर लूँ। तो आपको क्या लगता है, या कहेंगे जी शटर डाउन कर देंगे, पहिया जाम कर देंगे, हमने टैक्स नहीं देना, 1% भी अपनी इनकम का टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे क्या मसला क्या है, क्यों नहीं FPR या हुकूमत कामयाब होती इनसे टैक्स लेने में? जी देखिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, गवर्नमेंट की विल होना और लोगों को समझाना। जब आप किसी को समझाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं तो चीज़ें तय होती हैं। हमारा मसला ये है FBR का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि हम पहले टैक्स को नाफिज कर देते हैं, फिर हम डिस्कशंस करने जाते हैं, और फिर हमें समझ में आता है कि यार ये टैक्स तो वाकई गलत लग गया है, फिर हम उस टैक्स को वापस करते हैं। तो आप अपने आप को खुद जो है 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड्स करते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई टैक्स लगाना चाहें तो उनको स्टेक होल्डर्स के साथ पहले डिस्कस करें कि ये हम करना चाह रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो फियर है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो एक कॉमन बिजनेसमैन हो, उनको ये है कि अगर मैं टैक्स के सिस्टम में आऊंगा तो मेरे पिछले सारे खाते खोल देंगे और मुझे पिछले सारे चीजों का हिसाब देना पड़ेगा।
तो मैं तो वहीं फंस जाऊंगा। तो इस वजह से इस डर और इस खौफ की वजह से वो नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही शिकायत उनकी बिल्कुल बजाय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्यों नहीं होती? मानो निशान से एक और चीज़ उदासीन, इसके लिए निशान ये क्यों नहीं ये करती है हुकूमत कि ये तय कर ले, चलें जी पिछले सालों का आप लिख के दे देते हैं, आपसे कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा। उनको यही डर है ना कि आज अगर टैक्स देना शुरू करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। इससे बचना चाहते हैं कि पिछले खाते खुलेंगे, हुकूमत कह दे जी आज के बाद नहीं पिछले खाते खोलेंगे, अगले माली साल से शुरू होगा, वहीं पे कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। जी निशान, उसूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए। और अगर हमें पाकिस्तान को एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स नेशन की तरफ लेके जाना है तो यही चीज करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निशान साहब 100%। और एहतशाम साहब, लेकिन मसला ये भी है ना यहाँ पर कि एक हुकूमत तो कह देगी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब अगली हुकूमत आएगी वो खाते खोल के बैठ जाएगी। यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि जो पहले की पॉलिसीज होती है उनको रद्द करके अपनी बनाई जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़िशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा नेक्स्ट स्टोरी की जानिब आते हैं। बड़ा संगीन मामला है वो भी। भारत जब से पाकिस्तान से जंग हारा है ना, वो इंतकामी साजिशों में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहा है। मोदी सरकार हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ताज़ा तरीन मिसाल तो हमारे सामने है FATF इजलास की, जहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में धकेलने की भरपूर साजिश और कोशिश भी की है। सिफारती महाज पर भारतीय वफ़द ने एक बार फिर से दबाव डाला है, मगर नाकामी इसका मुकद्दर बनी है। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया बल्कि रिलीफ की वाज़ेह हिमायत भी कर दी है, जिसने भारत को एक बार फिर आग लगा दी है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया है कि अगर भारत से मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत हर धर्मी छोड़ेगा भी कभी या नहीं? क्या आलमी बरादरी भारत की इन साजिशी चालों का कोई नोटिस भी लेंगी? बात करने के लिए हमारे साथ एहतशामुल हक साहब तो मौजूद ही हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बार फिर से हमने देखा है कि जो भारत की कोशिश है, जो साजिश है, वो बुरी तरह से नाकाम हुई है और पाकिस्तान को रिपोर्टिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैटिफ की ग्रे लिस्ट के हवाले से अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है आगे? मारूफ, देखिए, मुझे एक हैरानी है कि एक इंडिया इतना बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क फाइनेंशियल टेररिज्म ये करता है। 1 बिलियन और मेरे ख्याल में 44 बिलियन इन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म किया है। कनाडा में क्या किया, अमेरिका में क्या किया, ब्रिटेन में क्या किया, पाकिस्तान में 20 हमारे वो लोगों हमारा जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया जो कश्मीर को वो करते थे। फिर ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने क्या किया। दे आर द नॉन टेररिस्ट मुल्क। और अब तो जब खास तौर पे जब से ये इन्होंने पाकिस्तान में मार पड़ी है इनको, और उसके बाद से साबित हो गए जी जो जाफर एक्सप्रेस के साथ जो इन्होंने किया, और उसके साथ इन्होंने फिर उसके बाद आपने देखा कि ये अभी जो स्कूल बस में बच्चों के साथ किया खुदार में, तो ये तो किस मुंह से ये पाकिस्तान को कर रहे थे जो कि इतनी सख्त हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। और हमें चाइना ने, जापान ने, टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया। इनको हर जगह मुंह की खानी पड़ती है। ये इतने जलील दुनिया में हो चुके हैं और इतने बेशरम ये हैं। नरेंद्र मोदी जो कसाई है गुजरात का, और उससे जो 4 का टोला है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, कि ये अखंड भारत के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारी हुकूमत की, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जिन्होंने मिल के हमने बहुत अच्छे तरीके से इतनी अच्छी हमने ये अभी सिस्टम्स किए कि फाइनेंशियल टेररिज्म ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, और जो बाकी चीज़ें होती हमने उसको कंट्रोल किया, जिससे जाहिर है कि तभी उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकाला और नॉट बी इन द व्हाइट लिस्ट। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें मुबारकबाद देनी चाहिए अपनी हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को। साथ साथ जितनी लानत भेजी इंडिया गवर्नमेंट उससे कम। सही। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं? अब ये मामला यकीनी तौर पे हाथों से तो निकल चुका है भारत के, वो सब देख भी चुके हैं। अब क्या मजीद कोशिश की जाएगी? और फिर जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जब तक भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं लाया जाता, ये मामला आए दिन उठते रहेंगे, तो क्या हल है इनका? देखिए मारूख, मैं और आप या ब्रिगेड साहब तो बात करते रहते हैं। हिंदुस्तान से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान आज रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री हो चुका है। और पाकिस्तान के साथ आपने देखा 4 दिन के मार्के के बाद जो रसवाई उनको सहनी पड़ी, वो कहते हैं कोई दोस्त नहीं रहा, सारे पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अब इन्होंने देखा, जब आपने देखा कि जंग हारने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो खबरें यही थी कि मोदी ने कहा आग लगा दो बलूचिस्तान में। वो तो आपने देखे DGISPR ने सारे के सारे सबूत दे दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया किस तरीके से। आपने देखा ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं कि हिंदुस्तान दहशत गर्दी करवा रहा है। तो ये सबको समझ आना शुरू होगी।
अभी जो फैटक की जो मीटिंग हुई थी इसमें बड़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी, उल्टा सवालात वहाँ पे शुरू हो गए। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उनके बैंक से इन्वॉल्व हैं, सवाल वहाँ पे खड़े किए गए कि जी आपके बैंक्स तो ये काम करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग है और ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग, आप इसको दिखाएं, इसकी डिटेल हम आपसे पूछेंगे। तो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे हिंदुस्तान चला गया है। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। उनके अपने लोग जो है तनकीद कर रहे हैं और बड़ी हद तक तो आपने देखा होगा गाली गलोच से भी काम ले रहे हैं उनके लोग कि जी हमारी सफारतकारी नाकाम हो गई है, हमें दुनिया के जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, हम तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्वाड के हम मेंबर हैं, हमें कुछ पूछा नहीं गया, हम चाइना के साथ बुलवॉक बन के खड़े हुए हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो रोना धोना चल रहा है। अच्छी बात है कि ये अल्लाह की एक लाठी जो बेआवाज़ होती है वो लगी है। अब आप देख लें कश्मीर के मुसलमान हों, सीरिया अपने यरूशलेम के हों या उसके बाद पैलेस्टाइन के हों, अब देखो एक तरफ उसकी रसवाई हो रही है इसराइल की, दूसरी तरफ इनकी हो रही है। तो ये फैटफ तो ये चलती रहेंगी। असल बात यह है कि रिपोर्टिंग के बाद इत्तलात यही हैं, खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे जिस तरह पहले निकाल दिया गया था ग्रे लिस्ट से, दोबारा निकालने की जो है ना उम्मीदें पैदा हो गई हैं। सही। इसराइल ईरान जंग के हवाले से भी आपने पॉइंट उठाया है, इसको भी ज़रा रेस करते हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ ही मौजूद होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हॉट इशू ऑफ द टाउन की बात कर लेते हैं। इसराइल और ईरान में जंग जारी है। तेहरान पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नाइब शहीद हो चुके हैं। दोनों जानिब से हमले और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी तारीख का पहला अर्श ड्रोन हमला इसराइल पर कर दिया है। इसराइल ने दिफाई निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया है। इसी दौरान ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए हैफा को निशाना बनाया गया है। वहां पर कार्रवाई की गई है, जिससे शहर में बड़े पैमाने पर तबाही की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने दोनों फरीकों से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया है, जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी इसराइल के हक में अपना मौक़िफ़ दे दिया है। अरब ममालिक की अगर बात कर लें तो सऊदी, वली अहद और दीगर ममालिक ने ईरान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। जबकि यमन के हौसियों ने भी हैफा को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा कर दिया है। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंगबंदी मुज़ाकरात से इनकार करते हुए सालिस कतर और ओमान को भी बता दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से मुआहिदा करा सकते हैं और इस तनाज़े का खात्मा मुमकिन भी है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान दावा करता है कि जंग तो उन्होंने शुरू नहीं की, इब्तिदा उनकी जानिब से नहीं की गई है, लेकिन अब जंग उनकी मर्जी से ख़त्म होगी, इख्तिताम पजीर होगी। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाइयाँ पूरे खित्ते में मुकम्मल अमन के आगाज़ की बुनियाद बनेगी, मजीद खतरात को जन्म देंगी, जो कि लग भी रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी हो सकता है। मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ एहतशाम साहब भी हमारे साथ हैं। हारिस साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है गुज़िश्ता 4 दिनों में ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक जानिब हम सदर ट्रंप को देखते हैं तो वो कभी कुछ कहते नजर आते हैं, कभी कुछ। अभी जो उनका हालिया रिसेंट बयान सामने आया है, एक जानिब तो वो इशारा दे रहे हैं कि वो अमन की बात करेंगे, ये मामला रफा दफा करवाएंगे, जबकि दूसरी जानिब वो ये भी वाजे कर रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका भी इसराइल के साथ जंग में हिस्सेदार बन जाए। क्या समझ रहे हैं, मामला कहां जाता देख रहे हैं? देखिए मारूफ, बात यह है कि ये अमेरिका की ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये बहुत नुकसानदेह है। बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आप जंग बंद करवा सकते हैं, मुआहिदा करवा सकते हैं, तो क्यों नहीं करवा रहे? क्या आप इंतजार करें कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए? उनकी न्यूक्लियर साइट तो पहले ही आपने काफी हद तक न्यूट्रलाइज की हैं। आप उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे जा रहे हैं, उनके एयर बेसिस पे जा रहे हैं, उनकी मिसाइल साइट पे जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनके तरफ तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको इतना नुकसान पहुंचा देते हैं तो फिर जो है ईरानियन वो आपसे क्यों मुदाखलत करेंगे? दुनिया एक बात को समझ नहीं रही कि ईरान इज अ वेरी रेजिलियंट नेशन, बहुत खुददार कौम है, बहुत लड़ाका कौम है। अपने मुल्क के ऊपर आँच अगर आती है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। एक उनका बहुत बड़ा जो सेटबैक है वो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इंडियंस ने, रॉ ने, जो चाबहार में BLA को ट्रेन कर रही थी और ईरान ने उनको टेसिड अप्रूवल दिया हुआ था, वहाँ पर रह के उसने ईरान की कमर में छुरा घोंपा है और वो मुसाद के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया मुसाद के साथ, और जिन्होंने वहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी कि उनके कमांडर्स कहाँ रहते हैं, साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं, किस जगह पर उनकी चीज़ें। फिर इन्होंने भाई जो प्रॉक्सी सी जैसे पाकिस्तान में इंडिया करता है, बलूचिस्तान में
कि BLF को वहाँ पर सपोर्ट कर, इसी तरह उन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी तंजीमें बना ली जो अंदर से धमाके कर रहे हैं। ये सेटबैक उनको बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। कल उन्होंने इसराइल को फांसी भी दे दी है और भी पकड़ेंगे। और पाकिस्तान ने इतना अच्छा इस दफा स्टैंड लिया ना, जिस जैसे एक नेबर को, ब्रदरली कंट्री को होना चाहिए पाकिस्तान ने। और साथ ही साथ ईरान को जरूर बताना चाहिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसने दुश्मनी की है दोस्ती के रूप में इंडिया ने। और जिस तरीके से ये इंडिया का और इजराइल का नेक्सस है वो क्लियर हो गया। कैसे पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उसमें इजराइल शामिल था, लेकिन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत ही पेशा वराना तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसको इंडिया को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। अब देख लें कि ईरान में भी इसी तरह उन्होंने किया, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत वो समझते थे कमजोर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर लिया, न्यूट्रलाइज किया, हमास को काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया, हौतीस को न्यूट्रलाइज किया, सीरिया में जाके कब्जा कर लिया। जब देखा कि हर जगह से इनकी प्रॉक्सीज ईरान की कंट्रोल हो गई हैं, देन दे अटैक्ड ईरान। लेकिन ईरान बहुत, उसको पता था कि उसने सर्वाइवल करना है, उन्होंने पूरी इंडिजिनस अपनी तैयारी की हुई थी। उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हर चीज़ की उन्होंने पूरी तैयारी रखी थी। और उन्होंने सरप्राइज किया है इसराइल को। सिर्फ एक ईरान को सोचने की बात है कि किसी हालत में भी इस जंग के दायरे को मत फैलाएं। सही, अमेरिकन एसेट्स को मिडिल ईस्ट में कहीं टच मत करें। यही इसराइल चाहता है कि किसी तरीके से अमेरिकन को इस वॉर में साथ खींच लें और फिर ईरान का नुकसान हो। सो दे हैव टू फोकस ऑन ईरान। ईरान छोटा मुल्क है, बड़े आसानी से ईरान इनको सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ रशिया और अमेरिकन को मिलके, सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी डीएस्केलेशन हो जाए उतनी बेहतर है। अदरवाइज ये एक मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा हारिस साहब, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी आपसे बात करूंगी, पहले एहतशाम साहब का कमेंट ले लेती हूँ। एहतशाम साहब, आप पाकिस्तान का रोल किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जब हमने देखा पाक भारत तनाज़ा जब खड़ा हुआ तो उस वक्त ईरान का जो मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़े नहीं था। बस ये कहा गया कि दोनों ममालिक को सोचने की ज़रूरत है, ना ही ये कहा गया कि हम हिमायत का ऐलान करते हैं पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेप लिया गया है, पाकिस्तान के अवाम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त ईरान को, वो बहुत काबिल फ़हम बात है। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पर जिस तरह से हारिस साहब भी कह रहे थे कि दुश्मन को और दोस्त को अब ईरान को पहचानने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है प्रॉक्सीज अब खत्म करके एक तरफ रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन उसका साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा। देखिए, दयानतदारी की बात तो ये है मारूफ के वहाँ पे जो मिलिट्री लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप है और जो भी रह गई है उनकी सियासी लीडरशिप, उनको सोचना चाहिए कि कौन उनका दोस्त है कौन उनका दुश्मन है। सही कह रहे हैं ब्रिगेड साहब। देखें, आप पहलगाम के वाक़े के बाद जितनी स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन उनकी तरफ से आई थी, डायरेक्टली तो उन्होंने हमें ही कुछ कहने की कोशिश की थी, जबकि हम हर जगह पे उनका केस प्लीड करते हैं। जिस तरह आप देख लें, इस मसले पे जितना स्ट्रांगली हमारी पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने उनके हक़ में बयान दिए हैं, किसी ने भी नहीं दिया। अभी सवाल ये कि आपने देखा उसके बाद इसी दौरान पहलगाम के वाक़े कुछ 2-3 दिन के बाद उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहाँ हिंदुस्तान, और आपने देखा कि उनको कितनी गंदी गालियों से नवाजा गया। तो ईरान ने इस पर बाकायदा एहतजाज किया हिंदुस्तान की हुकूमत से, तो उनको कहा गया कि जी ये तो इंडिविजुअल की राय है। तो सवाल ये है कि उन्हें समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाके अब तो सऊदी अरब और जिस तरीके से टर्की और बाकी मालिक साथ खड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ईरान को अब सोचने की ज़रूरत है। सोल सर्चिंग वहाँ पे होना चाहिए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अभी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें आपको खबर भी दे दूँगा अपने प्रोग्राम के लिए। देखें, पहली तो बात है कि इस वक्त ईरान के ऑप्शन बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। अब जिस तरीके से कन्वेंशनल विजडम ये कहती है कि जी आपको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, आज से 1 साल पहले एक अच्छी पोजीशन में थे, वो डील करवा लेते, नहीं की। और ख़बर मैं आपको ये दूंगा कि हमारी मिलिट्री और टॉप मिलिट्री और सियासी लीडरशिप ने जाके चंद दिन पहले तेहरान में उनको बताया था, अमेरिका का एक मैसेज भी दिया था कि देखें ये आप जिस तबाही की तरफ जा रहे हैं रुक जाएं, अपने जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट है इसको ज़ीरो पे ले जाएं, थ्रेशोल्ड नीचे ले जाएं और अपने आप को, अपनी रियासत को बचा लें। लफ्ज़ यूज़ किया गया कि अपनी शहनशाहियत को बचा लें, बजाय इसके कि आप इस पर अकड़ें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, इस पर तो हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। और दूसरा, हमारी अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, 6ठा राउंड होना था इतवार को, जिसको स्कटल कर दिया इसराइल ने। तो बात तो ये है कि अपने मफादात को तो जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उन्होंने नहीं बात मानी।
और दूसरी बात है कि जी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होगी ना, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जी मुझे तो क्रेडिट नहीं दिया जाता, मैं अच्छे काम भी करता हूँ। ठीक है, पिछले दौर में सर्बिया कोसोवो में जंग बंद कराई थी पाकिस्तान की, हम तो कहते हैं 10-11 दफ़ा कहते हैं कि अमेरिका का रोल था जंग बंद कराने में। और मैं आपको एक खबर दूँ, दूसरी है ना, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले थे अमेरिका, लेकिन ईरान जंग की वजह से रुक गए। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान रेकमेंड कर रहा है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ना वो नोबेल का पीस अवार्ड प्राइज दिया जाए। अच्छा। तो हम तो इस हद तक आगे जा रहे हैं बताने के लिए कि अमेरिका का एक रोल है, ये हम करेंगे जब भी एक आध दिन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं। अब फिर भी अगर ट्रंप साहब नहीं मान रहे तो क्या कर सकते हैं? जी जी क्या माने? अच्छा देखें, इस वक्त ये सूरत हाल जो मेरा ख्याल है वीक विकेट पे है ना, देखें मिलिट्री अहदाफ पे हमले करने के बाद, एटमी अहदाफ पे हमले करने के बाद वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान की पोजीशन बड़ी वीक है, सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेहर साहब बड़ी नशेज कौम है उनकी बात, लेकिन सवाल है कि आप जब आपको पता चल जाए कि आपके लिए मुश्किलात हैं तो आपको रास्ता ढूंढना चाहिए। आज वही मिडल ईस्ट के ममालिक भी, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी चाह रहा है कि ईरान को बचा लिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल हर कोई कोशिश कर रहा है कि ईरान को बचाया जाए और साथ साथ ईरान शायद खुद समझने की तरफ जाना हमने। एग्जैक्टली, अच्छा कुछ कोशिश नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। हारिस साहब, मैं जानना चाह रही हूँ कि अभी हमने देखा है कि पहला अर्श ड्रोन मिसाइल दागा गया है, ठीक है, वो उससे बड़ी तबाही हुई, सब कुछ हुआ। खैबर मिसाइल की बड़ी बाज़गश्त है, अभी हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से भी कहा गया था कि जब हम ये मारेंगे तो फिर दुनिया हैरान रह जाएगी। गालिबन 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इसके किस तरह के नुकसानात हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता है, इस पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा मिसाइल रखने वाला मुल्क है ईरान। बिल्कुल, देखें सबसे बड़ी बात ये है कि ये ईरान की अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन है। नॉर्थ कोरिया से इन्होंने सपोर्ट ली है। ये जो खैबर शिकन की बात करते हैं और उसके बाद ये इसी में फतेह की बात करते हैं, ये बेहतर वर्सन नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर जो की है, ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये 15 टाइम मैक स्पीड से ज़्यादा है, साउंड की स्पीड से 15 टाइम ज़्यादा है। आप इमेजिन करें कि ये किस स्पीड पे जाता है, और एटमॉस्फेयर से होकर जाता है, ग्रेविटी पे जाता है, और इसको आप डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल। तभी ये कामयाबी से ये जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम में पेनिट्रेट कर रहा है। लेकिन बात ये है कि देखना ये है कि क्या इससे मसाइल हल होंगे। ईरान के चाहिए कि देखें ओआईसी का रोल क्या है, क्या ओआईसी ने कोई स्टेटमेंट दी है। आज इस हफ्ते ओआईसी का वो इजलास हो रहा है टर्की में, वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि मुसलमानों को इत्तेहाद शो करने की ज़रूरत है। Exactly. एक एक करके इजराइल आप सबको मारेगा, ये समझ आनी चाहिए इनको, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। ग्रेटर इजराइल में जॉर्डन, इजिप्ट और हाफ ऑफ ये सऊदी अरब शामिल है इसके अंदर। आप ये सोच लें कि अगर आज खामोश बैठेंगे तो कल एक एक करके सबको ये खाता जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कम से कम यहाँ पर ये तो कहीं वार्निंग दे कि अगर डीएस्केलेशन इजराइल नहीं करता, इजराइल एग्रेसर डीएस्केलेट करे, वरना तमाम इस्लामिक ममालिक के सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। हम इसका इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे, हम इसकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, कम से कम कहीं और यूनाइटेड नेशन में इसको लेके जाएं इस्लामिक ओआईसी की तरफ से। शो योर स्ट्रेंथ। आर्य साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमें ओआईसी को कोई स्टैंड लेना चाहिए, अरब लीग को स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ आप देख लें, सूरत हाल यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले अब यूएई जो है ना अबाउट टू रिकगनाइज इजराइल टू बी फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया। तो खबरें तो यहीं आई थी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया था कि ये क्यों किया गया। लेकिन अब सबको समझ आ रहा है कि 9/11 जिस तरह हुआ, ये भी हमास जो है ना, मैं तो ये कहूँगा ये प्रॉक्सी है इजराइल। लेकिन एहतशाम साहब, इसके बाद जो एमबीएस का भी रिसेंट एक बयान आया है, उसने तो चौंका दिया है। जी बिल्कुल, उसने बड़ी क्लियर बात की है एमबीएस ने कि हम नंबर 1 बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी ईरान की फेवर में, और उन्होंने ये कहा कि जी हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन का टू नेशन स्टेट का जो है वो एक इशू हल होना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज नाउ सऊदी अरब इज रियलाइजिंग कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। आप अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में दे के बैठना चाहते हैं तो बैठते रहें, क्योंकि ईरान इज अ फ्रंट लाइन रनर नाउ। ईरान के बाद बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और आप ये देख लें, क्योंकि देखें एक इंडियन थ्रेट, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स आर थ्रेटनिंग इजराइल, जबकि हमने 12 ये बात की है कि पाकिस्तान की तमाम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑफेंसिव प्लानिंग इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक। सही, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। ठीक है, वी हैव नथिंग टू डू विद इजराइल, दैट शुड बी वेरी क्लियर।
to the Israelis and to the Americans. बिल्कुल ऐसे ही है। अमन, बातचीत और मुज़ाकरात ही तमाम तर मामलात का हल होते हैं। जंग किसी मामले का हल नहीं, जंग सिर्फ तबाही के दहाने पर लाती है और बहुत ज़्यादा महरूमियाँ छोड़ देती है। हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। एहतशामुल हक हमारे साथ थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवादिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो कहानी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो दिलों को छू लेने वाली कहानी है। ये मर्दान के 15 साला जवाद खान की दास्तान गम है। नवी जमात का तालिब इल्म जवाद खान 31 मई को एक हादसे का शिकार होता है। दिमाग पर गहरी चोट लगती है जिससे ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो उसके वालिदैन वो फैसला करते हैं जिसने मरने के बाद भी उनके बेटे को अमर कर दिया। जवाद के जिस्मानी आज़ा, उसका जिगर, गुर्दे और आँखें उन लोगों को दिए गए जिनकी ज़िंदगी किसी मौज़े की मुंतज़िर थी। एक गुर्दा देकर मरीज़ को पेशावर में लगाया गया जबकि दूसरा इस्लामाबाद के मरीज़ को लगा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट लाहौर ने जिगर हासिल करके लाहौर में पेवनकारी कर दी जबकि आँखें मकामी तौर पर अतिया कर दी गईं। यूं ईद की सुबह से शुरू होने वाला ये अमल शाम तक कामयाबी से मुकम्मल हुआ और 5 लोगों को नई ज़िंदगी बख्श गया। ये फ़ैसला सिर्फ एक इंसानी अमल नहीं बल्कि एक समाजी बेदारी का पुरअसर पैगाम भी था। जवाद के वालिदैन का ये मानना था कि जवाद कहीं नहीं गया, वो उन लोगों में ज़िंदा गए जिन्होंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़ा अतिया करने वालों में स्पेन सरे फहरिस्त बताया जाता है, जहाँ पर हर 10 लाख में से 46.9% अफराद आज़ा अतिया करते हैं। अमेरिका की बात कर लें, फ्रांस और पोर्चुगल जैसे ममालिक भी अतिया करने में नुमाया मकाम रखते हैं, मगर हमारे मुल्क में आज़ा अतिया करने का न सिर्फ शऊर कम है बल्कि इस हवाले से शरई, समाजी और तिब्बी मुगालते भी रुकावट बन जाते हैं। हुकूमत ने 2010 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी तो कायम की लेकिन अमली इक़दामात अब भी महदूद हैं। उलमा और माहिरीन तिब ने भी वाज़े कर दिया है कि शरई तौर पर आज़ा अतिया करना जायज़ है और ये इंसानी खिदमत का आला तरीन दर्जा है। अगर जवाद के वालिदैन जैसा जज्बा माशरे में आम हो जाए तो अनगिनत लोग मौत के मुँह में जाते मरीज़ों को बचा सकते हैं। हमने कोशिश की कि जानने की कोशिश करें कि ये जो इतना बड़ा फ़ैसला है किस तरीके से लिया गया, उनके वालिदैन का उस वक्त क्या मानना था, क्या उनके जज्बात थे। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद के चचा फरहाद साहब और नूरदाद खान, उनके वालिद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नूरदाद खान साहब, जवाद दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि जिस वक्त ये आप लोगों ने बड़ा अहम फ़ैसला लिया तो ये फ़ैसला आप लोगों के जहनों में आया कैसे? किसी ने आपको मशवरा दिया या जो उनकी वालिदा हैं जवाद की, उनकी जानिब से कहा गया? क्या था ये मामला, ज़रा तफसील से बताइएगा। ये हमारे गांव में मैं 2 साल से इधर आटे का मशीन चला रहा हूँ और मेरे घर के सामने एक घर है, उसमें एक औरत है, उसका दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। तो मेरे सामने वो रोजाना गुजरता है, डायलिसिस कर रहा है हफ्ते में 2 मरतबा। तो बस जब मेरा बेटा मर गया तो मैं सोचा कि यार, मेरे भाई ने ये सोचा कि उसका ये जो गुर्दों का मसला है तो क्यों नहीं हम ऐसा कर लें। तो बस ने जब मुझे बताया तो बस मैंने फौरन माना और वो तो मैंने टेलीफोन किया तो भाईजान मेरा बेटा मर चुका है, बस उसका आखिरी सांस चल रहा है, अगर तुम्हारा बीवी का खून इसके साथ मैच हो रहा है तो आ जाओ, मैं आपको गुर्दा दे रहा हूँ। जब उसको मैंने कहा कि उसने मुझे बताया कि भाई ये बहुत महंगा प्रोसेस है, ये हम नहीं कर सकते। तो फिर हमने तो ये बात वैसे ही दिल से निकाली थी, हसद का किया था। फिर मैंने इस भाई को बोला जब हमने जो फैसला किया फैसले पर डट के रहना है, तुम चले जाओ उधर केंद्रीय अस्पताल में जाओ, उधर से किसी से मिलो, अगर किसी को जरूरत है तो फिर उसको ले आओ, अगर नहीं जरूरत तो फिर हम अपना बच्चा ले जाएंगे। सही। अच्छा नूरदाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब ये सारा वाक़या हो रहा था यकीनन आप भी वहाँ पर होंगे और जो आपकी ज़ौजा हैं, ज़ौजा मोहतरमा, वो भी वहीं पर होंगी, तो ज़ाहिर है जो वालिदा का दिल होता है वो तो बड़ा नाजुक दिल होता है। एक तो वक्त ऐसा कि बेटा चला गया और फिर उसके आज़ा किसी को डोनेट कर देना, दे देना, ज़ाहिर है एक तकलीफ दे अमल भी होता है, पेचीदा अमल भी होता है। किसी किस्म की कोई परेशानी आप लोगों को आई या उनकी वालिदा की जानिब से उस वक्त क्या जो उनके तासुरात थे वो ज़रा शेयर कीजिएगा। उस वक्त तो मैंने उसको वालिदा को नहीं बताया था, लेकिन बाद में जब मैंने उसको बताया तो वो तो परेशानी उसका कम हो गई और उसने मुझे बताया कि क्या मैं उसकी आंखें दोबारा भी देख सकता हूँ। मैंने बोला हाँ, आप उसकी आंखें दोबारा देख सकते।
उनके चाचा से बात करना चाहेंगे, वो भी उनके साथ ही मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये जो अमल था पूरा, ये यकीनी तौर पे एक पेचीदा अमल है, यही मैं गुफ्तगू कर रही हूँ। आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं आई? क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और इस तरह का कोई भी जो गुर्दा है या कोई भी आज़ा है वो अतिया करने की कोशिश करते हैं, बड़े सारे सवालात होते हैं, एक पूरा पेपर वहाँ पर शेयर किया जाता है, उस पर साइन करवाए जाते हैं। ये तमाम तरह प्रोसीजर था, आप लोग इससे भी गुजरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने फैसला किया तो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए ये फैसला किया, और जो कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है तो इंशाअल्लाह इसमें पेचीदगियाँ नहीं नज़ीफ होती है। और उधर के डॉक्टरों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, वो जब भी आते थे तो हमारे साथ बहुत इज्जत से मिलते थे और दस्तखत वगैरह लेते थे। सही। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को ये अतिया किए गए आज़ा, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में कितना बदलाव आ गया है इस वजह से? उन्होंने एक बंदा इधर हमारे देर में भी आया था, उसका भाई आया था और हमारा शुक्रिया अदा किया था, और उन्होंने बताया था कि आपकी वजह से हमारे भाई को नई जिंदगी मिली है। उसके आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे जवाद के चचा फरहाद साहब और इसके साथ साथ उनके वालिद नूर दाद। नाजरीन, जाते जाते एक बड़ा संगीन मसला जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। दुनिया पोलियो के खात्मे के करीब तर पहुँच चुकी है, मगर कुछ ममालिक अब भी इस ख़तरनाक मरज़ से लड़ रहे हैं। अफसोस कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो दो आखिरी ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो अब भी मौजूद है। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक हाल ही में मुल्क भर के लिए 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। ये वायरस न सिर्फ मासूम बच्चों के सेहत बल्कि कौम के मुस्तकबिल के लिए भी खतरा बन चुका है। बार बार पोलियो मुहिम, मीडिया आगाही और हुकूमती काविशें, इसके बावजूद ये मरज़ ख़त्म क्यों नहीं होता, ये बड़ा अहम सवाल है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वालिदैन की गफलत है, गैर संजीदगी है, या फिर साजिशी नज़रियात इसका बाइस बन रहे हैं? क्या हम वो आखिरी नस्ल बन सकेंगे जो पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा देखेगी? नाजरीन, ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन हो सकता है उसी सूरत में कि जब पोलियो के ख़िलाफ़ हम सब मिलकर जंग लड़ें और वालिदैन को भी चाहिए पोलियो टीम के साथ भरपूर ताउन करें। और जाते जाते मैं ये भी बता दूँ कि कैंसर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा है। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका साथ दोबारा देंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।